मुझे पहचाना? मैं हूँ प्रेमचंद, बड़े भाई साहब का छोटा भाई। और ये जिन्हें आप सामने देख रहे हैं ना, यह मैं और मेरे बड़े भाई साहब ही हैं। तब भाई साहब 14 बरस के थे और मैं 9 साल का। भाई साहब आराम आराम से कक्षा दर कक्षा सरक सरक कर 9वें दर्जे में आ पहुंचे थे और मैं बिना रुके जंबो जेट की स्पीड से दर्जा 6 में पहुंच चुका था। मेरा मन पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम लगता था और बड़े भाई साहब थे कि हर समय पढ़ाई में लगे रहते थे। खेल कूद से निबटकर जब भी मैं वापस आता तो भाई साहब कड़कती आवाज में पूछते थे। क्या पूछते थे? आप स्वयं ही देख लीजिए। कहाँ थे? मेरे पास चुपचाप सिर झुका लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता था और बस यहीं से शुरू हो जाता था भाई साहब का सबक। अरे रुकिए तो, आप भी सुन लीजिए ना। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो एक हर्फ भी ना आएगा। यह कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। तुम कितने घोंगा हो कि दिन रात मुझे पढ़ते देखकर भी सबक नहीं सीखते। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, इतने खेल तमाशे होते हैं, पर मैं उनके पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। फिर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। तुम बिना पढ़े कैसे पास हो जाओगे? अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। सच मानिए, इतनी लताड़ सुनने के बाद तो मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, हिम्मत पूरी तरह टूट जाती। घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं बैठ जाता टाइम टेबल बनाने। खेल कूद का समय तो उसमें बिल्कुल ना रखता, लेकिन पहले ही दिन से उस टाइम टेबल पर अमल ना हो पाता। होता भी तो कैसे? हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी के दांव घात, फुटबॉल की उछल कूद और मैदान की सुखद हरियाली हमेशा नीरस और अरुचिकर किताबों पर भारी जो पड़ जाती। सच, कितनी डांट खाता था भाई साहब से, पर खेलों का मोह छूटता ही नहीं था। और जब सालाना इम्तिहान हुआ तो भाई साहब फेल हो गए और मैं पास। हालांकि मैं कुछ कहकर बड़े भाई साहब के घावों पर नमक तो नहीं छिड़क सकता था, लेकिन थोड़े घमंड में आकर मैं भाई साहब की अवहेलना करने लगा और एक दिन फिर उन्होंने मुझे आड़े हाथों लिया और घमंड पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। रावण, शाहेरूम, शैतान सभी ने अपने घमंड की सजा पाई। तुम हो किस ख्याल में? लेकिन बात यहीं तक सीमित रहती तो गनीमत थी। मुझे समझाते समझाते वे इतने तैश में आ गए कि अपने शिक्षकों और परीक्षकों को निर्दयी बताते हुए अपनी दुर्दशा का जिम्मेदार तक ठहरा दिया। ऐसा लगता था जैसे बरसों से क्रोध का जमा हुआ लावा फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। यह तो अच्छा हुआ कि स्कूल जाने का समय हो रहा था, नहीं तो पता नहीं उनकी उपदेश माला कब समाप्त होती। मैं तो फेल हो जाने की उनकी चेतावनी सुनकर इतना डर गया था कि पूछो ही मत। बस यही हैरानी है कि मैं स्कूल छोड़कर घर क्यों नहीं भाग गया। पर खेल कूद से अपना नाता तो अटूट था ना, इसलिए थोड़ा सा पढ़ता, ज्यादा खेलता और भाई साहब से चोरों की तरह आंखें चुराता रहा। और भाई, जब सालाना इम्तिहान हुआ तो भाई साहब फिर फेल और मैं फिर पास। अब भाई साहब फिर 9वें दर्जे में और मैं 8वें दर्जे में आ पहुंचा। मन में आया कि एक बार भाई साहब अगर और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वे मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे। पर सच कहूं तो यह मेरा बचपना था। मैं भाई साहब की और अपनी कक्षाओं का अंतर तो देख पा रहा था, पर उनकी उम्र और अपनी उम्र में अंतर देख पाने और उनकी डांट डपट का कारण समझ पाने की मनोस्थिति में अभी तक नहीं था।
अब भाई साहब भी कुछ नरम पड़ गए थे। शायद समझ चुके थे कि अब मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। और मैं तो था ही मूर्ख बंदर। मुझे लगा कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी किस्मत तो है ही तेज, पास तो हो ही जाऊंगा। और इधर कुछ दिनों से पतंगबाजी का शौक भी सिर पर सवार था। और एक दिन शाम के समय जब मैं आसपास से बेखबर एक कनकौआ यानी एक कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए बेतहाशा भागा जा रहा था, बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब ने मुझे पकड़ लिया। और फिर तो जो शामत आई, भाई खुद ही देख लो। इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? 8वीं जमात में आ गए हो, कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। कितने ही मिडलीचियों को अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट, लीडर और संपादक बना देखता हूँ, जिनके नीचे बड़े बड़े विद्वान काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो। यह मत सोचो कि भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं तो भाई साहब कुछ कह नहीं सकते। मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना, अगर मुझसे आगे भी निकल जाओ तो भी उस अंतर को खुदा तक नहीं मिटा सकता। हमारे अम्मा और दादा भले ही ज्यादा पढ़े लिखे ना हों, मगर वे हमसे ज्यादा बड़े और अनुभवी हैं। जहां किसी समस्या के पैदा होते ही हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, वहां वे कभी घबराते नजर नहीं आएंगे। हमारे हेडमास्टर साहब को ही ले लो, भले ही ऑक्सफोर्ड के एमए हैं, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ के अनुभव के बिना वे अपनी तनख्वाह में से एक पाई भी नहीं बचा पाते थे। इसलिए भाईजान, यह पढ़ाई में मेरे समीप आने का गुरूर दिल से निकाल डालो और समझ लो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, बड़ा ही रहूंगा। और मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मेरे रहते गलत रास्ते पर कभी नहीं चल पाओगे। प्यार से नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ। और बस यह उनके अपनेपन और बड़प्पन का तर्क ही था जिसने मुझे उनके सामने झुका दिया। मेरी नजरें उनके आगे झुक गईं। और बड़े भाई साहब मेरी विनम्रता से गदगद हो उठे। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, मेरा जी भी ललचाता है, पर क्या करूं? खुद गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर ही है ना। और तभी एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब ने अपने लंबे कद का सदुपयोग करते हुए उसकी लटकती हुई डोर को पकड़ा और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो यह थी हमारी कहानी, हमारी ही जुबानी। इसको ध्यान से सुनो, समझो तो रहेगी आसानी। अच्छा, फिर मिलेंगे। अभी इतना ही। अपना ध्यान रखना और पाठ को अच्छे से पढ़ना।